हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 की, उसके चैप्टर को देखेंगे। आज से मैं जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। उन लोग की बहुत डिमांड आ रही है तो एनसीईआरटी की बुक से। ये जो है हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 की जो बुक है हिस्ट्री की, उसका फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हुई, क्या घटनाएं हुई, कब हुई, वो कहाँ पर हुई और कैसे हुई, मतलब क्यों हुई। तो जो भी हमारा जो इतिहास है वहाँ पुराने समय से लेके अब तक का, वो हम जानेंगे। और इसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्कर से मार्क भी किए पॉइंट्स, वो आप पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जब आपको रिवीजन करना पड़ेगा तो आप सीधे उन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पहले के समय में जो चीज़ें हैं वो कैसे हुई, क्या हुई। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो अगर हमें कल की बात करनी है तो हम जैसे आज की न्यूज़ देखनी है या कल की न्यूज़ देखनी है, उसके लिए तो हम रेडियो हो गई, टीवी हो गई, ये सब देख लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं। लेकिन पिछले साल की बात करें कि हमें एक साल पहले क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम याद कर लेते हैं या हमें सोर्स मिल जाते हैं। लेकिन हम बहुत सालों पहले की बात करें, जैसे हमारी हिस्ट्री है, वो तो कैसे हज़ारों 100 साल पुरानी बातें हैं, उनको हम कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। एक तो हम ये जानना क्या है अतीत के बारे में, तो हम क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में कि लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या काम करते थे, ये सारी चीज़ों को हम जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि लोग कहाँ रहते थे। अगर सबसे पहली बात की जाए कि जो हमारे आदि मानव थे वो कहाँ पे रहते थे, तो सबसे पहले था नर्मदा नदी का पता लगाया गया। कि अगर हम मैप में मैं अब आपको दिखाऊंगी तो कई लाख वर्ष पहले जो है लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यानी सबसे पहले जो नर्मदा नदी है उसके किनारे लोग रहना शुरू हो गए थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ जो थे वो कुशल संग्राहक थे। संग्राहक यानी चीज़ों को स्टोर करना सीख गए थे। इसके अलावा क्या थे, वो जानवरों का शिकार करते थे, जड़ों फलों को खाते थे। जड़ मतलब जड़ यानी कंदमूल वगैरह जो है वो सब खाते थे, फल खाते थे, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिया का मैप है। इस मैप में देखेंगे आप, जो सेंटर में मैंने आप येलो मार्कर से किया है वो है कि नर्मदा नदी है। तो यहाँ पे थी नर्मदा नदी, जहाँ पे लोग जो हैं वो रहने लगे थे और बस गए थे इसके किनारे। और कैसे थे, जो लोग थे वो संग्राहक थे, चीज़ों को क्या करने, स्टोर करने लगे थे। कुछ भी वो काम करते थे वहाँ पे, जैसे खाने की चीज़ें भी अपनी स्टोर करते थे। साथ ही साथ क्या है, वो आखेट करना भी सीख गए थे, आखेट वगैरह भी करते थे। ये सब चीज़ें हम आगे की डिटेल में बताएंगे कि कब हुआ, क्या सबसे पहले किसका शिकार हुआ, सबसे पहले क्या खाना, कौन सा अन्न खाया। यहाँ पे बस जो चीज़ें हैं सिंपल सी बस बताई गई है कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब है कि तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। ये है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ क्यों यहाँ पे बोला गया है। तो ये क्षेत्र वो हैं जहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि कहाँ पे स्त्री या पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ या जौ की फसल को उगाया था, तो वो थी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। इसके बाद क्या, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालन भी शुरू किया था। इसके अलावा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाए गए थे, ठीक है। और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों को देखा। एक चीज़ को हमने क्या देखा, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये देखिए, ये मैप है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने साइड में अपने लेफ़्ट साइड में देखिए मैप में, तो वहाँ पे कौन सी हमारे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, गेहूँ और जौ की फसलों को उगाया गया था। इसके अलावा हमारा जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे नर्मदा नदी है, वहाँ पे क्या है, विंध्य पहाड़ियाँ हैं। और ये हमारी क्या कहते हैं, गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ जो थी वहाँ पे सबसे पहले
क्या उगाया गया था? चावल, चावल की उपज की गई थी। तो ये दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं कि गेहूँ और जौ कहाँ सबसे पहले उगाए गए थे और चावल कहाँ सबसे पहले उगाए गए थे। उसके अलावा क्या है कि सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों का पता लगाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ क्या हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी हम मानचित्र में देखेंगे सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सबसे पहली बात है सहायक नदियाँ क्या होती है? सहायक नदियाँ कैसे, जैसे छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ हों और वो जाके कहीं ना कहीं जाके वो एक नदी से मिल जाए जो काफ़ी बड़ी नदी है, ठीक है। तो वो नदियाँ सहायक नदी कहलाती हैं जब वो किसी एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो सिंधु जो है वो एक बड़ी नदी है और उसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सिंधु नदी है, येलो कलर के मार्कर से मैंने किया है सिंधु नदी। और उस सिंधु नदी में कौन कौन सी नदी आके मिल रही है? झेलम नदी मिल रही है, चेनाबी नदी मिल रही है, रावी नदी मिल रही है, सतलुज नदी मिल रही है और व्यास नदी मिली है। तो सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होगी? झेलम हो गई, चेनाबी हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई और व्यास हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब हमें क्या करना है? गंगा नदी देखनी है और उसकी कौन कौन सी सहायक नदी, साथ में सोन नदी। सोन नदी क्या है? वो गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मगध जो है वो किसके आसपास का क्षेत्र है? तो वो गंगा नदी के आसपास के दक्षिण में जो एरिया है वहाँ का है। जो आज की डेट में जो मगध है उसका नाम बिहार है, यानी बिहार जो है, बिहार का पूछ सकते हैं कि प्राचीन नाम क्या था? तो मगध, ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। अब यहाँ पे हम मैप में देखते हैं कि इसकी गंगा नदी के आसपास जो है वो कौन सी नदियाँ, कौन सी इसकी सहायक नदी। तो आप देखेंगे ग्रीन कलर के मार्कर से मैंने बनाया है गंगा नदी, ठीक है। और आपको उसके नीचे दिख रही होगी सोन नदी। अब गंगा नदी में कौन कौन सी नदी आके मिल रही है? एक मिल रही है यमुना नदी, चंबल आके मिल रही है और साथ में हमारा सोन नदी आके मिल रही है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी गंगा की सहायक नदी, ठीक है। अब देखेंगे देश के नाम, यानी हमारा जो देश है उसका नाम भारत कैसे पड़ा या इंडिया कैसे पड़ा। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। इसके अलावा 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। तो यानी कि इंडिया जो नाम है वो किन्हों ने दिया? ईरानियों और यूनानियों ने। ये लोगों ने क्या किया कि सिंधु को हिंदोस का नाम दिया, हिंदोस से हिंदुस्तान आप समझ सकते हैं, ठीक है, अथवा इंदोस कहा था। और मेनली जो इंडिया है वो उन्होंने उसके आसपास की जो प्रदेश था उसको कहा। इसके अलावा भारत कैसे पड़ा? तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह जो है वो करता था, जिसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है भारत नाम का उल्लेख का। और बाद में इसका जो प्रयोग है वो देश के नाम पर होने लगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया इंडिया नाम किसने दिया और जो भारत नाम है वो कैसे पड़ा। अब देखते हैं अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, यानी जो इतनी साल पुरानी बातें हैं ये सब, कि नाम कैसे पड़ा या फिर कौन कौन जो थे सबसे पहले, कौन से जंतु को पाला गया था, क्या हम लोग खाते थे, ये सारी चीज़ें कैसे पता चली हमें? तो ये सारी चीज़ें हमें पुस्तकों से पता चली, ठीक है। और ये पुस्तक जो है वो हाथ से लिखी जाती थी पहले के समय में, और हाथ से लिखने के कारण इनको क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पांडुलिपि क्या है? जो हाथ से लिखी जाती है पुस्तकें पुराने समय की, उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। इन्हें कहाँ लिखा जाता था, किस पे लिखा जाता है? पांडुलिपियों को प्रायः ताड़ के पत्रों पे लिखा जाता था। ताड़ के पत्र मतलब कि जो हिमालय क्षेत्र पर पेड़ होते थे, ठीक है, उनके पत्तों पे लिखा जाता था। और छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, पत्तों पे नहीं, मतलब कि उनकी छाल हुआ करती थी, उस छाल से वो एक तरह से एक पेपर बनाते थे, उस पे लिखते थे। जैसे आज की डेट में तो हम लोग पेपर पे लिखते, लेकिन उस समय पेपर नहीं था, तो वो लोग ताड़ के पत्रों पे लिखते थे या भोजपत्र पे लिखते थे, ठीक है।
अब आता है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि जो है उन्हें कीड़ों ने खा लिया, ख़त्म हो गई। हाँ, लेकिन फिर भी क्या है कि हमारे पास कुछ उपलब्ध है जिनसे हमें पुरानी चीज़ें पता चलती हैं कि क्या-क्या पता चलता है कि क्या कौन से धर्म मानते थे राजा जो थे, राजाओं का जीवन कैसा था, औषधि और विज्ञान आदि चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब इनके अलावा यानी पांडुलिपि के अलावा क्या महाकाव्य, कविताएँ और नाटक भी हैं जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं या फिर प्राकृत भाषा में लिखे हैं और तमिल में लिखे हैं। अब प्राकृत भाषा क्या होती है? उस समय के लोग जो भाषा का इस्तेमाल करते थे उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। तो कौन-कौन सी भाषा में लिखे हुए मिलते हैं? संस्कृत में या प्राकृत भाषा में या तमिल में, ठीक है? अब देखिए, पांडुलिपि के अलावा अभिलेख अभिलेख भी हैं जिनसे क्या है हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। अभिलेख क्या है? अभिलेख ऐसे लेख होते हैं जो कि पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं। तो पांडुलिपि क्या होती थी? वो तो हम ऐसे पत्तों पर, छाल पर इन पे लिखते थे, लेकिन अभिलेख क्या जो कठोर होते पत्थरों पे लिखे जाते हैं या किसी कठोर सतह पे लिखे जाते हैं जहाँ पे क्या आप उन्हें मिटा ही नहीं सकते। तो इनका प्रयोग क्या करते थे राजा जो हैं अगर उन्हें कोई आदेश देना होता तो उन्हें भी उस पे ही लिखते थे ताकि लोग जो है उसे मिटा ना सकें और उसको फॉलो करते रहें। इसके अलावा अगर कोई शासक अपनी लड़ाई कोई जीतता था तो उसका लेखा जोखा भी लिख देता था, ठीक है, कि हाँ इस सन में मैंने ये जीता है। तो इसीलिए हमें क्या अभिलेखों वगैरह से या जो हमारी पांडुलिपि इन सब से हमें पता चला हमारे इतिहास के बारे में। अब ये जो आप पिक्चर में अभिलेख देख रहे हैं ये क्या है? ये जो है ये लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है और ये अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से मिला था अभिलेख, हमें ये अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त होता और ये अभिलेख अशोक नाम के शासक का जो आदेश है उसको बताता है, यानी इस पे अशोक ने कोई आदेश दिया था वो लिखा हुआ था। अब इस अभिलेख को किस लिपि में लिखा गया है? इस अभिलेख को यूनानी तथा अरामेइक नाम की 2 भिन्न लिपियों में तथा भाषाओं में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अशोक का जो अभिलेख है वो हमें कहाँ से मिला था? अफ़गानिस्तान के कंधार से मिला था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं जो हैं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, यानी पुरानी जो चीज़ें हैं पुरातत्व से हमें जो मिल रही हैं उनका अध्ययन जो भी व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अभिलेख क्या है और हमारे पुरातत्वविद किसे कहते हैं, या हमारा हो गया कि लिपि जो है वो क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि जब ये जो पुरातत्वविद होते हैं ये खुदाई करते हैं तो इन्हें तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। इन्हें क्या है उस समय के लोग जिस तरह की वस्तुएं इस्तेमाल करते थे वो मिलेंगी, हमें उस समय की धातु मिलेगी, उस समय के सिक्के वगैरह मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ों का पता लगता है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है वो जानवरों और चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। उससे भी पता चलता है कि उस समय जो है वो किस तरह के जानवर हुआ करते थे या उनकी बनावट किस तरह की थी। इसमें उन्हें ये जानने की भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, साथ में ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पुरातत्व जो होते हैं, तत्वविद जो होते हैं वो सारी चीज़ें पता लगाते हैं कि पहले के समय में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या व्यापार करते थे, किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा कि पांडुलिपि क्या है, अभिलेख क्या है, पुरातत्व क्या है। तो पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? स्रोत, कि हमें स्रोतों से पता चला, ऐसे बोलते हैं ना कि स्रोतों से पता चला है कि ऐसा ऐसा इतने साल पहले होता था। तो स्रोत कौन है? हमारे इतिहास को बताने वाला स्रोत क्या है? पांडुलिपि है, अभिलेख है और पुरातत्व विभाग है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि तिथि जो है वो तिथियों में आपने देखा हो कई बार ईसा पूर्व वगैरह लिखा होता है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से ये लिखा जाता है तो वो उसका क्या मतलब है। तो अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछेंगे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष,
बता दोगे, जैसे कि 2020 चल रहा है, ठीक है। लेकिन वर्ष की ये गणना जो है वो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि दो जैसे बोलते हैं कि 2020 हो गया, तो कब से हो गया 2020? जब ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी तब से लेके। तो अतः यहाँ पे जैसे 2000 का एग्जाम्पल दिया गया है कि 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, सॉरी मृत्यु नहीं, उनके जन्म के, ठीक है, जब उनका जन्म हुआ था तब से अब तक कितने 2020 वर्ष हो गए हैं। और इसको हम जो है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की समय की जो तिथि होती है, यानी जब उनका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की जो समय तिथि होती है, उसको हम ईसा पूर्व के नाम से लिखते हैं। छोटा सा आपने देखा होगा इसी डेट के साइड में लिखा रहता है ईसा पूर्व, यानी कि मतलब है कि जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले का समय है ये, इस तरह से। इसके अलावा बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में जो है बीसी लिखा होता है, बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसवी पूर्व या ईसा मसीह से पहले का समय। तो हिंदी में ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व लिखते हैं और इंग्लिश में उसे ही बीसी लिखते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी भी लिखा हुआ देखोगे आप इंग्लिश में, और हिंदी में सिर्फ ई लिखा होता है। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी नाम दो लैटिन शब्दों से बना हो और इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी जब उनका जन्म हो गया था उस समय से, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी एडी की जगह सीई भी लिखा होता है, ठीक है। सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। अब सीई क्या है? सी का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पे कि देखिए ये बताने का मतलब कि एक तो आपको इसका अर्थ मालूम हो, इसका फुल फॉर्म मालूम हो कि क्या है। जैसे बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, या हिंदी में ईसा का मतलब, ईसी का मतलब है ईसा पूर्व। तो ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि बहुत बार ये पूछा जाता है। इसके अलावा क्या है कि कभी कभी अंग्रेजी की वीपी अक्षर का प्रयोग भी होता है। वीपी टाइम को, डेट को बताने के लिए वीपी भी कहा जाता है। वीपी का फुल फॉर्म होता है बिफोर प्रेजेंट, या वर्तमान से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। तो इस चैप्टर में हम सारांश देखते हैं क्या क्या देखा हम लोगों ने, कि जो पुरानी चीज़ें, इतिहास है, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। हमें पांडुलिपि जो है, हमारे पुराने हाथों से लिखी हुई किताबें और अभिलेख हैं, या पुरातत्व विभाग जो है उनमें जो पुरातत्वविद होते हैं, पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, उनसे हमें सारी जानकारी पता चलती है इतिहास के बारे में कि कब क्या हुआ था और कैसे हुआ था, और लोग जो है वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। इसके अलावा हमने देखा कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ क्या हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ क्या हैं, ये हमने देखा। कहाँ पे जो है वो गेहूँ और जौ की को सबसे पहले प्रयोग किया गया था, और चावल को कहाँ पे सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें वो हमने देखी। इसके अलावा तिथियों में जो ईसा पूर्व है, या फिर हमारा बीपी है, ये क्या है, बीसीई क्या है, इन सब फुल फॉर्म के बारे में हमने